Hello everyone, this is the another video of economics, Indian economic development. In this video, we cover the topic of foreign trade. So now start the foreign trade. Foreign trade means the trade between the two country or more than two countries. Okay. So now we discuss about the India, यानी कि इंडिया का फॉरेन कंट्रीज के साथ कैसा ट्रेडिंग था. ओके. So India has been an important trading nation since ancient time. Yes, we discussed in previous videos. India export the handicraft items and other items. Okay, but British Emperor uh, create the problem regarding this field. Okay, so now we discuss point by point. Export primary product and import of finished goods. This topic we discussed in previous video. India export the raw materials with high prices and import the finished goods with the also high prices. यानी कि इंडिया से रॉ मटेरियल हाई प्राइसेस पर ब्रिटिशर्स परचेज करके ले जाते थे और इंडिया उस रॉ मटेरियल से बने हुए फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए मजबूर हो जाता था. सो हम समझेंगे वो क्या था. एक्सपोर्ट करने वाला रॉ मटेरियल सिल्क, कॉटन, वूल एंड शुगर, इंडिगो एंड जूट, यानी कि ये चीज़ हम एक्सपोर्ट करते थे और इनसे बनने वाले आइटम को हम इंपोर्ट करते थे. आप बात समझें इंपोर्ट की. फिनिश गुड्स यानी कि सिल्क, कॉटन और वूल से क्या बनते होंगे कपड़े. सो कॉटन, सिल्क एंड वूलन क्लॉथ्स. कॉटन, सिल्क एंड वूलन क्लॉथ को हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट, और इनके रॉ मटेरियल को हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट. कैपिटल गुड्स, लाइट मशीनरी, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि हमारे यहाँ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था और कैपिटल इंडस्ट्रीज़ में भी कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं था, तो हम लाइट मशीनरीज को क्या करते थे वहाँ से इंपोर्ट. प्रोडक्शन ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़, और ये चीज़ कहाँ प्रोड्यूस होती थी, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ में. यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो फ़ायदा मिल रहा था, किसको मिल रहा था, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को या ब्रिटिश इकोनॉमी को. सो सेकंड पॉइंट इज दिस. ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन अ मोनोपोली कंट्रोल, ये आप ध्यान रखें, मेंटेन अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडिया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. यानी कि उन्होंने एक मोनोपोली बना रखी थी इंडिया से क्या क्या चीज़ एक्सपोर्ट करानी है और क्या क्या चीज़ इंडिया को इंपोर्ट करनी होंगी. सो इसके लिए उन्होंने एक नई कैनल बनाई, एक नई नहर बनाई जिसको नाम दिया स्वेज कैनल. स्वेज कैनल सर्व्ड अ डायरेक्ट रूट, यानी कि एक रूट बना ब्रिटेन तक जाने के लिए, एक डायरेक्ट रूट यानी कि शॉर्ट रूट कह सकते हैं, फॉर द शिप ऑपरेटिंग बिटवीन द इंडिया एंड ब्रिटेन. यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए एक मीडियम था स्वेज कैनल, और ये काफ़ी शॉर्ट वे था ब्रिटेन के लिए डायरेक्ट. ओके. सो नाउ वी डिस्कस द टॉपिक नेक्स्ट. ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस incurred by an office set up by the colonial government in Britain. यानी कि इस पेमेंट से अपने वो एक्सपेंसेस को कवर करते थे जो ऑफिस में कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटेन में सेटअप थे. और टू मीट एक्सपेंस ऑफ वार फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो एक्सपेंसेस हुए थे, सॉरी, टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि जो युद्ध हुए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ उसमें जो खर्चे होते हैं उनको भी यहीं से मीट करते थे. सो इसमें जो मेन कंटेंट है वो है द ओपनिंग स्वेज कैनाल इन 1869 रिड्यूस द कॉस्ट, यानी कि क्या कम कर दिया उसने, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को ब्रिटेन तक के लिए. कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मेड एक्सेस टू इंडियन मार्केट ईजियर, यानी कि इंडिया की मार्केट में आना बहुत आसान हो गया. किसकी हेल्प से, स्वेज कैनाल की हेल्प से. इसी वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे फॉरेन ट्रेड के बाद, डेमोग्राफिक कंडीशन. डेमोग्राफिक कंडीशन में इंडिया की कंडीशन की बात की जाएगी, डेथ रेट, बर्थ रेट और हेल्थ फैसिलिटीज़, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो ऑल फीचर्स ऑफ स्टेगनेंट एंड बैकवर्ड. स्टेगनेंट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, रुकी हुई, और बैकवर्ड मतलब पिछड़ी हुई. इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स हम पढ़ेंगे. सो द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इन 1881, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लें, अलग से हाईलाइट कर लें. जो इंडिया में फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुआ था वो 1881 में हुआ था. इसके बाद हर 10 साल पे हमारे यहाँ सेंसस कंटिन्यू रहा था. तो रिवील्ड अनइवननेस इन इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ. सेंसस ऑपरेशन वर कैरिड आउट आफ्टर एवरी 10 ईयर, यानी कि 1881 के बाद हर 10 साल बाद हमारे यहाँ कंटिन्यू हो रहा है. अब हमारे यहाँ जो ऑफिशियल सेंसस होना वो कब है, 2021 में, और उससे पहले कब हुआ था, 2011 में. अच्छा, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये भी है, तो ईयर 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. जो ईयर थी 1921 उसको क्या नाम दिया, ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड. यानी कि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम सामने हैं जिनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि पहली प्रॉब्लम ये है हाई बर्थ रेट. यानी कि
यहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा था, यानी कि बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे थे, पॉपुलेशन एक साथ बढ़ रही थी। तो नंबर ऑफ बॉर्न पर 1000 इन अ ईयर 48, यानी कि 1000 बच्चों पे एक साल में कितने बच्चे पैदा हो रहे थे, ठीक है ना। 1000 बच्चों पे एक साल में कितने बच्चे पैदा हो रहे थे, वो था आपका 48। नेक्स्ट वन है हाई डेथ रेट। ये भी अपने यहाँ ज़्यादा थी, यानी कि अपने यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी। सो मेडिकल फैसिलिटी ना होने की वजह से हमारे यहाँ डेथ रेट भी कैसी थी, ज़्यादा थी। यानी कि नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग पर 1000 पर्सन इन अ ईयर 40, यानी कि एक साल में 1000 बच्चों पे कितने 1000 लोगों पे कितने लोग ख़त्म हो रहे थे, 40 लोग। कितने लोग ख़त्म हो रहे थे, 40 लोग। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट की बात की जाए तो ये भी कैसी थी, बहुत कम थी। एक्सट्रीमली का मतलब बहुत कम। ओवरऑल लेस देन 16%, यानी कि ओवरऑल जो लिटरेसी रेट था वो मेरा कैसा था, 16% से भी कम। लेकिन इसमें अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो कितना बता रहे हैं हम, 7%। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़, यानी कि गाँव में और शहरों में भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी, लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, इसलिए वाटर और एयर से होने वाली बीमारियां बहुत ज़्यादा थीं। बॉर्न डिसीज वर वाइड स्प्रेड एंड टुक ए ह्यूज टोल ऑफ लाइफ, यानी कि बहुत सारे लोग इनसे मर जा रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि इसका मतलब ये है हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का, यानी कि 1000 बच्चों पे एक साल में एक 1000 बच्चों पे एक साल में एक साल से कम के बच्चे ख़त्म हो जा रहे हैं, यानी कि बीमारी से। एक साल के कितने बच्चे एक साल 1000 बच्चों पे ख़त्म हो जा रहे हैं। तो रेफर्स टू नंबर ऑफ इन्फेंट डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर एज पर 1000 लिव बर्थ इन अ ईयर। फिर से आप समझ लें, एक साल में 1000 बच्चों पे एक साल से कम की एज के बच्चे जितने ख़त्म हो रहे हैं वो है हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो उस टाइम ये रेट बहुत ज़्यादा था। उस वक्त 1000 बच्चों पे 218 बच्चे जिनकी उम्र की एक साल से कम होती थी ख़त्म हो जाते थे। बट 2011 आते आते 2011 आते आते कितना रह गया, 44 पर 1000, यानी कि उस टाइम 218 था और अब 44 है। तो आप देख सकते हैं दोनों में कितना अंतर है। यानी कि उस वक्त 1000 बच्चे जो पैदा होते थे उनमें एक साल से कम के 218 बच्चे कैसे हो जाते थे, ख़त्म हो जाते थे। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि बीमारियां बहुत होती थी, इसलिए लोग बाग क्योंकि जो ऑन एन एवरेज एज थी वो कम थी। रेफर टू द एवरेज नंबर ऑफ ईयर फॉर विच पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लाइक डेट वाज वेरी लो 44 ईयर, यानी कि ऑन एन एवरेज अगर हम लगाएं तो 44 साल का आदमी ख़त्म हो जाता था। ऐसा नहीं है कि हर 44 साल का आदमी ख़त्म हो जाता था, यानी कि बीमारियां बहुत थी। तो जो एवरेज ईयर है वो हमारा 44 है, बट अब कितना है, 68 ईयर। ओके, लास्ट वन है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, यानी कि आप सब जानते हैं उस वक्त एक बड़े लेवल पे गरीबी थी। सो द ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जब गरीबी थी तो लोगों का रहने का स्तर भी कैसा होगा, नीचा होगा, यानी कि कम होगा। द ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कॉमन पीपल इंडिया वाज वेरी लो। ओके, सो लास्ट वन कंक्लूजन, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ब्रिटिश रूल वाज द मेन रीजन ऑफ टू वर्स द प्रोफाइल ऑफ इंडियंस पॉपुलेशन, यानी कि हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन थी बहुत ख़राब तरीके से रह पा रहे थे, बहुत उनका रहने का तरीका या जो जीवन जीने का तरीका बहुत कैसा था, लो था। ओके, सो हम इस वीडियो को यहीं स्टॉप करेंगे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ सेम चैप्टर में। ओके डियर वन, गुड बाय।